हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। साथियों, हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास और एनसीईआरटी बुक्स से इकट्ठा करके उसका जो निचोड़ है वो हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो साथियों, हमने इससे पहले ब्रिटिश शासन के अधीन अब हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। उससे पहले हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधीन भारत का संवैधानिक जो विकास था वो पढ़ा था। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहें। और इस चैनल पर एसएससी की तैयारी करने वाले जीडी, एसएससी, सीपीओ, एसआई, अलग अलग राज्यों की पीएससी एग्ज़ाम, या फिर हम ये कहें कि यूपीएससी परीक्षा से संबंधित, क्योंकि ज्ञान कहीं पर भी एक जगह से नहीं मिलता है, उसको बहुत सारी जगहों से लेना पड़ता है। इसलिए आप परीक्षार्थी हैं और तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो साथियों, आगे हम बात कर लेते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के महत्वपूर्ण प्रावधान हो गए कि कौन कौन से प्रावधान महत्वपूर्ण थे जो भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत थे। तो साथियों, तो आपको पता है, हमने आपको बता भी दिया पिछली वीडियो में कि जो भारत का जो शासन था वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन न होकर के सीधा कहाँ से नियंत्रित होता था, वो होता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। यानी ब्रिटिश क्राउन या हम कहें ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कानून बनाती थी उनके अनुसार भारत की शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी। तो इस 1861 के अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए कि जो ब्रिटिश सरकार ने प्रांतों के गवर्नर और वायसराय जो थे उनके अधिकारों में वृद्धि कर दी। गवर्नर और वायसराय जो थे उन सब के अधिकारों में क्या कर दी? वृद्धि कर दी। आपको ये भी पता होगा कि पहले जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बनाया गया उसको, और जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर को भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वो कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। और उसके बाद यदि हम बात करें कि जो गवर्नर जनरल थे फिर क्या बना दिए गए? फिर बना दिए गए वायसराय। क्या बना दिए गए थे? वायसराय। और वायसराय की बात करें तो हम लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए थे। ठीक है, तो ये बातें तो पिछले वीडियो में हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात ये थी कि ब्रिटिश सरकार ने प्रांतों के गवर्नर तथा वायसराय के अधिकारों में वृद्धि कर दी। ठीक है, विधान परिषद का विस्तार भी कर दिया। जो विधान परिषद बनाई गई थी उसका क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। यानी 1861 में ही प्रावधान थे ये, भारतीयों को भी शामिल किया गया। किसमें? कानून बनाने की प्रक्रिया में। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में, जो परिषद का विस्तार किया गया, उस विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर सकता था। इस प्रकार नामित किए गए सदस्यों के विधायी कार्य से संबंध कार्य करने का अधिकार वायसराय को दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? वायसराय को ये अधिकार दे दिया कि आप विस्तार करो परिषद का, और उस समय आप भारतीयों को नामित गैर सरकारी सदस्यों के रूप में क्या कर सकते हो? नामित कर सकते हो। ऐसा जो अधिकार था वो किसको दे दिया गया? अब वो दे दिया गया था वायसराय को। ठीक है, तो ये वायसराय, लेकिन ये ध्यान रखो आप, एक महत्वपूर्ण बात आपको हम बता दें कि जो गैर सरकारी सदस्य जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको वायसराय नामित तो कर सकता था, नॉमिनेट कर सकता था परिषद में, लेकिन उन सदस्यों को कोई पावर नहीं थी, कोई उनके पास अधिकार नहीं थे। यानी विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की कोई
प्रभावी भूमिका नहीं थी। प्रभावी का मतलब ऐसी भूमिका नहीं थी कि न तो वो कोई प्रश्न पूछ सकते थे और न इस अधिनियम न ही वो बजट पर चर्चा कर सकते थे। केवल मूक दर्शक वाली स्थिति में वो थे। उनका ये भी था कि हाँ भाई सदस्य तो हैं, लेकिन न तो वो कोई प्रश्न कर सकते थे और न बजट जो था उस बजट पर चर्चा कर सकते थे। तो ऐसे भी किस काम के? तो ऐसा तो हुआ कि ये वायसराय को अधिकार तो दे दिया शामिल करने नामित करने का, लेकिन उनका कोई औचित्य नहीं था। आगे बढ़ते हैं, देखिए गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार करते हुए इसमें विधि विशेषज्ञ के रूप में एक 5वां सदस्य भी शामिल किया गया। उसमें क्या कहे गए, कुछ शामिल किए गए, 5 सदस्य के रूप में उसमें शामिल किए गए। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त थी। इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किया जा सकते थे। यानी कि जो केंद्रीय विधानमंडल था उसमें न्यूनतम तो 6 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम 12 सदस्यों को नामांकित किया जा सकता था। इन नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। यानी जो आधे सदस्य थे इनमें से वो कैसे होते थे, गैर सरकारी सदस्य होते थे। और गैर सरकारी का मतलब न तो प्रश्न पूछ सकते थे और न ही बजट पर चर्चा कर सकते थे। अब देखिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग, हमने आपको बताया कि जो प्रथम वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने 1862 ईस्वी में जो नवगठित केंद्रीय विधान परिषद थी, एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने। तो इसमें सबसे पहले 3 भारतीयों को नियुक्त किया। कितने भारतीयों को? 3 भारतीयों को नियुक्त किया। एक थे पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव। ये 3 सदस्य थे जिनको गैर सरकारी सदस्य के रूप में लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया था। उसको नामांकित किया था। ठीक है, नॉमिनेट किया इनको। गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियां जो थी उनका विकेंद्रीकरण करके, उनका क्या करके, विकेंद्रीकरण करके उन्हें मुंबई तथा मद्रास की सरकारों में निहित कर दिया। इन शक्तियों को थोड़ा बांटा और उनको मुंबई और मद्रास की जो सरकारें थी जो वहाँ पर उन्होंने नियुक्त कर रखे थे व्यवस्था चलाने के लिए, उनमें थोड़ा बांट दिया उनको। इस प्रकार 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ केंद्रीकरण की जो व्यवस्था थी उसको इस अधिनियम द्वारा बदल दिया गया। यानी कि शक्तियों का थोड़ा विकेंद्रीकरण किया गया। और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार करके उसमें 5 सदस्य सम्मिलित किया गया, आपको पहले ही बता दिया। और उसका न्यायविद होना आवश्यक था। ये ध्यान रखें आप कि जो 5वां सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार करके जो 5वां सदस्य सम्मिलित किया गया उसका न्यायविद होना आवश्यक था तथा इसके साथ ही विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि की गई और इन सभी का कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनका कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया था और जो 5 सदस्य शामिल किया गया उसका न्यायविद होना आवश्यक था। आगे देखिए, लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे तो उन्होंने विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कर दी। अब इस अधिनियम के तो क्या हुआ कि मुंबई और मद्रास की जो विधान परिषद थी उनको कानून बनाने और उसमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान कर दी। मैंने आपको बताया कि विकेंद्रीकरण किया शक्तियों को थोड़ा उसने। और उत्तर पश्चिमी जो सीमांत क्षेत्र थे, पंजाब, बंगाल, इनमें नई विधान परिषदों के स्थापना की गई। किसमें? सीमांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, पंजाब और बंगाल, इनमें नई विधान परिषदों क्या की गई? स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई जो आपातकाल में 6 माह तक प्रभावी रह सकता था। वीटो पहले से ही प्राप्त था।
जो गवर्नर जनरल को क्या दे दिया, अब अध्यादेश जारी यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई, जो कि आपातकाल में 6 माह तक प्रभावी रह सकता था। और उसको वीटो पावर तो पहले से ही प्राप्त थी। ठीक है, आगे देखिए। अब आपको हम बताते हैं कि कुछ ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम में कुछ कमियां भी, इस अधिनियम में कुछ क्या थी, कमियां भी थी। और वो कमियां कौन सी थी उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, अधिनियम की जो कुछ कमियां थी, बहुत से ऐसे विषय निर्धारित किए गए जिन्हें प्रस्तावित करने के लिए गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। अब देखिए, यानी ऐसे विषय भी थे, कुछ ऐसे विषय भी निर्धारित कर दिए कि जिन्हें प्रस्तावित करने से के लिए गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसकी पूर्व अनुमति के बिना वो प्रस्तुत ही नहीं की जा सकती थी। विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की कोई प्रभावी भूमिका नहीं थी, क्योंकि न तो वो प्रश्न पूछ सकते थे और न ही बजट पर चर्चा कर सकते थे। तो जो गैर सरकारी सदस्य वाली बात थी वो कोई महत्वपूर्ण थी नहीं, उसमें कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि वो गैर सरकारी सदस्य और भारत से जो पहली बार 3 नियुक्त भी किए थे, तो देखो उनका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि उन्हें तो कोई प्रश्न पूछ सकते थे और ना ही कोई बजट पर चर्चा कर सकते थे। गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानसभाओं, विधान परिषदों द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर निषेध अधिकार यानी वीटो का पावर कर सकता था, अर्थात जो वीटो पावर था उसका प्रयोग कर सकता था। साथ ही ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती थी। ये लीजिए, कोई भी बना दे, ब्रिटिश संसद उसको भी क्या कर सकती थी, अस्वीकार कर सकती थी। तो ये थी इस अधिनियम के कुछ मुख्य कमियां। तो दोस्तों, ये थी आज की कक्षा। आज की कक्षा में अपन ने पढ़ा भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी को। आशा है आपको समझ आया होगा। और इसके बाद अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।